हेलो स्टूडेंट्स। 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 26 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तो आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राष्ट्रीय समाचार, जिसमें हम केंद्र सरकार और उसके इनिशिएटिव एंड प्लान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। थर्ड हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम देखेंगे राज्य सरकार के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स। तो इसमें बेसिकली हम लोग राज्य सरकार ने कोई स्कीम्स या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, या राज्य कोई ऑर्गेनाइजेशन है, राज्य सरकार का किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई गठबंधन हुआ है, कोई एमओयू साइन हुआ है, तो वो भी हम किस में कवर करेंगे, राज्य समाचार में। फोर्थ हमारी कैटेगरी है बैंकिंग और वित्त समाचार, जिसमें हम बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप और फाइनेंस से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। पांचवी कैटेगरी होगी हमारी रक्षा समाचार, जिसमें हम डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। सिक्स कैटेगरी होगी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार। देन हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खेल समाचार, स्पोर्ट्स इवेंट्स, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड हम समाचारों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन और शिखर सम्मेलन, यानी रिसेंटली कोई सबमिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन सकती है उन पर चर्चाएं करेंगे। नियुक्तियों और इस्तीफे से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण समाचार बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी, मतलब आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो जो न्यूज या समाचार हमने पढ़े हैं उनको क्विक रिवाइज करेंगे थ्रू सेशन और समरी। तो हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहली हमारी इंटरनेशनल न्यूज, एनसीजीजी। ओके, व्हाट इज एनसीजीजी? क्या है एनसीजीजी? तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। तो अभी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वां प्रशिक्षण पूरा किया है। भारतीय मालदीव संबंधों को बढ़ाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की ये। पूछा जाएगा एनसीजीजी ने मालदीव के सिविल सेवकों के लिए कौन सा परीक्षण पूरा किया है? तो 34वां। तो 2 सप्ताह का कार्यक्रम 14 से 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह भारत और मालदीव के बीच एक नवीनीकृत समझौते ज्ञापन का हिस्सा है। समझौते ज्ञापन का उद्देश्य 24 से 29 तक 1000 मालदीवियन सिविल सेवकों को प्रशिक्षण करना है, जिससे मालदीव में शासन में सुधार हो सके। क्लियर? तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 1000 मालदीव सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना 24 से 29 तक, 2024 से 2029 तक, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है मालदीव्स का, जो गवर्नेंस है मालदीव्स का, वो और ज्यादा एनहेंस हो सके और ज्यादा सुधार आ सके। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने उज्बेकिस्तान के साथ चुनावी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत के इलेक्शन कमीशन ने अभी क्या किया है? उज्बेकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोलर कॉपरेशन है उसको और ज्यादा इनहेंस किया जा सके। तो भारत के चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान की केंद्रीय चुनाव निकाय के साथ चुनावी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान समझौते को औपचारिक रूप दिया गया है। कुमार आगामी 27 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में सेवा दे रहे हैं, और यह समझौता दोनों देशों के बीच चुनावी सहयोग को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखता है। तो याद रखना, इलेक्शन कमीशन ने किस इंटरनेशनल संगठन के साथ या किस कंट्री के साथ चुनाव बेसिकली समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि चुनावी सहयोग को बढ़ाया जा सके? तो उज्बेकिस्तान के साथ। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, यूरोपियन निवेश बैंक ने शहरी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे के लिए 2800 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की है। तो यूरोपियन निवेश बैंक ने बेंगलुरु के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क के लिए 3 मिलियन यूरो यानी 2800 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की है। यह परियोजना 149 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले 4 समर्पित रेल गलियारों का निर्माण करेगी। योजनाओं में 58 स्टेशन और कितने डिपो शामिल हैं? 2 डिपो शामिल हैं।
इस पहल का उद्देश्य भीड़भाड़, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, साथ ही निवासियों के लिए सस्ती गतिशीलता को भी बढ़ाना है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। इंटरनेशनल हमने इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। 200 करोड़ की जनगणना का उद्देश्य भारत में पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो केंद्रीय मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह जी, जिन्होंने 21वीं पशुधन गणना का शुभारंभ किया है। देखो, ये जो लाइव स्टॉक सेंसस है ये हर 5 साल में होता है, जो ह्यूमन सेंसस है वो 10 साल में होता है। जनगणना अगले साल फरवरी तक 200 करोड़ की लागत से की जाएगी। सिंह ने प्रभावी नीति निर्माण के लिए सटीक डेटा के महत्व पर जोर दिया है। इस पहल का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है स्कैम से बचो अभियान। तो आजकल बेसिकली डिजिटल स्कैम से इतना होता है, तो उसे रोकने के लिए, लोगों को इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कैम से बचो कैंपेन, साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत सरकार और मेटा ने एक साथ सहयोग से स्टार्ट किया है। तो अभियान को सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू द्वारा शुरू किया गया था और यह 2 महीने तक चलेगा। इस पहल में कई प्रमुख सरकारी निकाय शामिल हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र शामिल हैं। मेटा ने आम धोखाधड़ी को उजागर करने और ऑनलाइन सुरक्षा सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना के साथ भी एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभियान का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के घोटालों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को इन खतरों को पहचानने और उनसे बचने के लिए व्यवहारिक कौशल से लैस करना। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और बेसिकली उद्घाटन किया है। तो 20 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनका उद्देश्य कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 6100 करोड़ रुपए से अधिक की कई हवाई अड्डा परियोजना का उद्घाटन किया है। उन्होंने आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का भी उद्घाटन किया, जो विभिन्न नेत्र रोगों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी ने खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के 2 और 3 चरणों का उद्घाटन किया है। सारनाथ में बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्रों में पर्यटन विकास कार्यों का उद्घाटन भी पीएम मोदी द्वारा किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। असम सरकार एडीबी ने 796 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ आर्द्र भूमियों को पुनः स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि असम अपनी 129 आर्द्र भूमियों को पुनः जीवित करेगी, ताकि जितना भी ये बाढ़ है उससे बचा जा सके। तो अभी असम सरकार ने किसके साथ हाथ मिलाया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। और ये कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? 796 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो असम सरकार ने एशियन विकास बैंक के सहयोग से 796.88 करोड़ रुपए के बजट के साथ सस्टेनेबल वेटलैंड और इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? स्विफ्ट। तो यहाँ पर स्विफ्ट की बेसिकली फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाएगी। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन है। इस परियोजना की शुरुआत की है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? 3800 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 129 आर्द्र भूमियों को पुनः जीवित करना। इस पहल का उद्देश्य बाढ़ शमन प्रयासों को बढ़ाना, जल प्रबंधन में सुधार करना और स्थानीय मत्स्य पालन का समर्थन करना है। असम राज्य अनुप्रयोग केंद्र द्वारा आर्द्र भूमियों का भू मानचित्रण किया गया है। पहले चरण के लिए 22 प्राथमिकता वाले बिलों से संबंधित अनुबंध फरवरी 2025 में हस्ताक्षरित किए जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। मेहर मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव मनाया गया। तो इंपॉर्टेंट है, मेहर मध्य प्रदेश में उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव, जिसे अलाउद्दीन खां संगीत समारोह के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के मेहर में बनाया गया, जो महान संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान को समर्पित है। और यहाँ से एक और आता है कालिदास सम्मान, वो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। 2024 से संगीत महोत्सव का स्वर्ण जयंती वर्ष है। 3 दिवसीय महोत्सव 8 से 10 अक्टूबर तक चला, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, मेहर जिला प्रशासन और उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत और कला अकादमी द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में भारत भर के प्रसिद्ध कलाकारों के प्रदर्शन शामिल थे और इसका उद्देश्य एमपी की समृद्ध संगीत विरासत का जश्न मनाना और उसे बढ़ावा देना था। त्योहार का उद्देश्य युवा पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत परंपराओं में शामिल करना भी शामिल है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव कहाँ का इंपॉर्टेंट महोत्सव है? ये मध्य प्रदेश के मेहर में मनाया जाता है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। एनआईपीएफ
पीएफपी ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2025 जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9 से 7.8% तक घटाया है। तो राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की विकास दर का पूर्वानुमान 6.9 से 7.1% तक संशोधित किया है। जून तिमाही के दौरान वृद्धि में उल्लेखनीय कमी के कारण संशोधन किया गया। मंदी का कारण शुद्ध निर्यात में महत्वपूर्ण संकुचन और सरकारी खपत में कमी है। आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन ने भी कम वृद्धि अनुमान में योगदान दिया है। नेक्स्ट है मुद्रा ऋण सीमा बढ़कर 20 लाख रुपए हुई, उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन। तो मुद्रा योजना बेसिकली प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनिंग एजेंसी। तो ये बेसिकली स्टार्टअप्स को दी जाती है। तो सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा पहले 10 लाख थी, उससे बढ़ाकर कितना कर दिया? 20 लाख कर दिया है। एक नया तरुण प्लस श्रेणी पेश की गई है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जुलाई 2024 के बजट भाषण में इस बदलाव की घोषणा की। वृद्धि का उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और उभरते व्यवसाय मालिकों का समर्थन करना है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। सीबीडीटी ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए टीडीएस क्रेडिट दावों को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किए हैं। तो जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, उसने अभी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन टीडीएस कटौती से रिलेटेड जो है, उसमें पेंशन भोगी कर्मचारियों को क्रेडिट दावे के लिए कुछ रूल्स में अपडेट किए हैं। आईटी अधिनियम 1961 की धारा 192 के उपखंड 2B को वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए टीडीएस कटौती को आसान बनाने के लिए संशोधित किया गया है। एक नया फॉर्म नंबर 12 BBA कर्मचारियों के लिए स्थापित किया गया, ताकि वे धारा 192 की उपधारा 1 के तहत भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नियोक्ताओं को आवश्यक विवरण रिपोर्ट कर सकें। अधिनियम की धारा 206C के उपखंड में संशोधित माता पिता को टीसीएस क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देता है, जब उनके नाबालिग बच्चे की आय को माता पिता की कर योग्य आय में शामिल किया जाता है। सीबीडीटी अधिसूचना संख्या 114/2024 आईटी नियमों के लिए नियम 37(1) में संशोधित करती है, ताकि संग्रहकर्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा टीसीएस क्रेडिट का दावा किया जा सके। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए आरबीआई की क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा सेवाओं के लिए मंजूरी मिल गई है। बैंक को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 10 के तहत अधिकृत डीलर श्रेणी 1 का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। यह अनुमोदन उज्जीवन एसएफबी को एफसीएनआर जमा आरएफसी जमा फॉरेक्स कार्ड और मुद्रा विनिमय सहित विदेशी मुद्रा उत्पादों सेवाओं की एक श्रृंखला की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। बैंक बाहरी वाणिज्यिक उधारी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसी पूंजी लेन देन में भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से यह भारत सरकार ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 5% हिस्सेदारी 2026 करोड़ रुपए में बेच दी है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कोचीन शिपयार्ड में 5% की हिस्सेदारी बेची है। कितने में? 1540 में। हिस्सेदारी का कुल मूल्य लगभग 2026 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कंपनी में अधिक निवेश आकर्षित करने और इसकी संचालन दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से हिस्सेदारी बिक्री की गई। भारत सरकार ने 16 अक्टूबर 2024 को गैर खुदरा निवेशकों के लिए और 17 अक्टूबर 2024 को खुदरा निवेशकों के लिए बेस ऑफर के रूप में 2.5% हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करने वाले 6577,020 इक्विटी शेयर बेचे हैं। कंपनी की कुल जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 5% के बराबर अतिरिक्त 2.50% हिस्सेदारी अतिरिक्त सदस्य विकल्प के रूप में भी उपलब्ध है। क्लियर? तो याद रखना है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में भारत सरकार ने 5% हिस्सेदारी बेची है। कितने में? 2026 करोड़ रुपए में, जिसके प्रति शेयर 1540 रुपए की कीमत पर बेचा है। तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1540। नेक्स्ट, एनटीपीसी और भारतीय सेना ने लद्दाख में सतत ऊर्जा के लिए सहयोग किया है। तो एनटीपीसी और भारतीय सेना चुशुद लद्दाख में एक सौर हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड स्थापित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। माइक्रोग्रिड का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन का उपयोग करके ऑफ ग्रिड सेना स्थानों के लिए स्थिर बिजली आपूर्ति करना है। यह पहल डिजिटल जनरेटर को प्रतिस्थापित करेगी, जो कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में भी साल भर 200 किलोवाट बिजली प्रदान करेगा। क्लियर? नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। जीआरएससी का 7वां एएसडब्ल्यू जहाज अभय भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ है।
तो भारतीय नौसेना का 7वां पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले पानी का जहाज जिसका नाम अभय है उसको लॉन्च किया गया है। यह 25 अक्टूबर को MSLNT के कठपुतली सुविधा में हुआ है। गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डिंग्स एंड इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित अभय भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। यह पोत भारतीय नौसेना के बेड़े में एक महत्वपूर्ण जोड़ भी है। नेक्स्ट, निविडिया ने एप्पल को पछाड़ा, बाजार मूल्य में नया नेता। तो एप्पल को पछाड़कर निविडिया क्या बन गई है? दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो निविडिया के स्टॉक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद ये निविडिया ने मील का पत्थर हासिल किया है। बढ़ोतरी अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग AI चिप्स की बढ़ती मांग से प्रेरित थी। निविडिया का बाजार मूल्य 3.53 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जो एप्पल के 3.52 ट्रिलियन से थोड़ा कम है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है। एयरबस ने भारत में अत्याधुनिक मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है। तो एयरबस ने अपने नए भारत और दक्षिण एशिया मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। सुविधा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में स्थित है। इसका उद्देश्य पायलट और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करना और भारत में एयरबस की औद्योगिक उपस्थिति का विस्तार करना है। केंद्र 4 A320 सिमुलेटरों से सुसज्जित और प्रति 800 पायलट और 200 प्रतिवर्ष 800 पायलट और 200 टेक्नीशियंस को ये प्रशिक्षित करेगी। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं MNRE विच इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नाम से जानते हैं, इसने इस्पात क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 3 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो भारत सरकार ने इन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 347 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो अगले 3 वर्षों के भीतर चालू होने की उम्मीद है। तो बात करें तो सबसे पहले अहमदाबाद स्थित मैट्रिक गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड 50 टन प्रतिदिन की संयंत्र क्षमता वाले एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक संघ का नेतृत्व कर रहा है। भिलाई स्थित सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड 40 TPD क्षमता वाले एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे एक संघ का नेतृत्व कर रहा है। भारत इस्पात प्राधिकरण द्वारा NGHM के तहत सबसे बड़ी परियोजना रांची झारखंड में 3200 TPI संयंत्र के साथ चलाया जा रहा है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है। भारत का आयुर्वेद अनुसंधान परिषद, जिसे हम ICMR के नाम से जानते हैं, ICMR अध्यक्ष BRICM देशों पर भारत में 2022 और 45 के बीच कैंसर के मामले और मौतों में वृद्धि हुई। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र के एक अध्ययन के अनुसार भारत और दक्षिण अफ्रीका में 2022 से 45 के बीच कैंसरों के मामले और मौतों में वृद्धि होने की उम्मीद है। 2025 में भारत में कैंसर मामलों की घटना में 2020 की तुलना में 12.8% की वृद्धि की रिपोर्ट की गई। भारत में पुरुषों में तंबाकू के अधिक सेवन के कारण मुख कैंसर, विशेष रूप से होठ और मुंह के कैंसर सबसे अधिक प्रचलित हैं। प्रोस्टेट, फेफड़े और कोलोरेक्टल कैंसर सभी ब्रिक्स देशों में पुरुषों के बीच आम है। अध्ययन से पता चला कि सभी ब्रिक्स देशों में महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे आम प्रकार का कैंसर है, सिवाय चीन के, जहां गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस ने IEA और IIT दिल्ली ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी और संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया है। समझौते ज्ञापन में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, जिसमें ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति विश्लेषण और ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर जानकारी का आदान प्रदान शामिल है। IEA के कार्यकारी निर्देशक फातिही बिरोल और IIT दिल्ली के निर्देशक प्रोफेसर रंजन बनर्जी द्वारा भारत के फ्रांस में राजदूत जावेद अशरफ की उपस्थिति में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अक्टूबर 2024 में IEA और IIT दिल्ली ने उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार नीतियां शीर्षक से एक संयुक्त रिपोर्ट भी जारी की है। रिपोर्ट उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देने में नीति की भूमिका और आर्थिक अवसरों का भी पता लगाती है। क्लियर? नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से न्यूज है। इंडिया के अर्जुन एरिगेसी ने WR शतरंज मास्टर्स कप 2024 जीत लिया है। तो अभी WR शतरंज मास्टर वर्ल्ड कप का आयोजन 14 से 18 अक्टूबर तक लंदन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था, जहां पे भारत के अर्जुन एरिगेसी ने इस टाइटल को जीत लिया है, जिन्होंने फ्रांस के GM मैक्सेन वाचियर को
हराया है। तो अर्जुन एरिगेसी ने 2797 अंकों के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद नोदीर बेग और अली रेजा ने दूसरा और तीसरा क्रमशः स्थान हासिल किया है। विजेता को 20,000 यूरो की नगद पुरस्कार राशि मिलेगी, दूसरे स्थान पर 10,000 यूरो और तीसरे स्थान वाले को 5,000 यूरो मिलेंगे। अर्जुन एरिगेसी ने अब 2,797 की लाइव रेटिंग और 4 की लाइव रैंकिंग हासिल की है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, WR शतरंज मास्टर कप किसने जीता है? भारत के अर्जुन एरिगेसी ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑडियो विजुअल विरासत के लिए विश्व दिवस 2024, तो इंपॉर्टेंट डेज से है। तो अभी हमने 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल विरासत के लिए विश्व दिवस सेलिब्रेट किया है, जिसको यूनेस्को के द्वारा 2005 में स्थापित किया गया था। ये बेसिकली ऑडियो विजुअल सामग्री के संरक्षण के महत्व को उजागर करता है और ऑडियो विजुअल संरक्षण पेशेवर और संस्थानों के प्रयास का सम्मान करता है। यह सामग्री रासायनिक क्षय और तकनीकी अप्रचलन जैसे अनूठे जोखिमों का भी सामना करती है। इंपॉर्टेंट डेज में 2024 में दिवाली की तारीख और महत्व। तो दिवाली, जिसे दीपों के नाम से जाना जाता है, दीपावली के नाम से जाना जाता है, भारत और विश्व भर में भारतीय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। रोशनी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इस वर्ष 31 अक्टूबर या 1 नवंबर 2024 को दिवाली मनाई जाएगी। त्योहार के प्रत्येक दिन विभिन्न देवताओं और देवियों को समर्पित विशेष अनुष्ठान होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है विश्व खाद्य दिवस 2024, जो कब सेलिब्रेट किया गया है? 16 अक्टूबर को। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने, कुपोषण और खाद्य सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देने और पौष्टिक भोजन की नियमित पहुंच की आवश्यकता के लिए मनाया जाता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना को यह दिन याद दिलाता है। 2024 के लिए विश्व खाद्य दिवस का विषय रहा बेहतरीन जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। तो WFD की स्थापना 1979 में FAO इस सम्मेलन के 20वें सत्र के दौरान रोम, इटली में की गई थी और हर साल 16 अक्टूबर को WFDA के रूप में 5 दिसंबर 1980 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी भारत की GDP फोरकास्ट की है, जिसमें बताया कि 2025 के लिए 7% रहने का अनुमान है और 26 के लिए भारत की GDP कितनी रहेगी? 6.5%। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की विकास दर 8.2% से घटाकर IMF ने कितनी कर दी है? 7.7% बताई है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान संचित हुई दबी हुई मांग समाप्त हो जाएगी। रिपोर्ट ने अनुमान लगाया कि वैश्विक वृद्धि 24 और 25 में 3.2% पर स्थित रहेगी और 25 के लिए वैश्विक वृद्धि दर को 10 आधार अंक घटाकर 3.3 से 3.2 कर दिया है। रिपोर्ट ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की डेडलाइन मुद्रास्फीति पर दर 4.4% और 26 के लिए 4.1% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है मारिया कोरिना मचांडो और एंडमुंडो गोजालेज उत्तरीतियों को 2024 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको यहाँ पे ज्यादा देखो टेक्निकल याद नहीं रखना, आपको याद रखना सखारोव पुरस्कार 2024 के लिए किसको दिया गया है? मारिया और एंडमुंडो को। तो यहाँ से भी आप नाम याद रख सकते हैं। तो ये पुरस्कार फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र और स्वतंत्रता बहाल करने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। निर्णय अध्यक्षों के सम्मेलन द्वारा लिया गया था। यूरोप संघ की अध्यक्ष रोबार्टा मेट्सोला ने सार्वजनिक रूप से पुरस्कार की घोषणा की। नेक्स्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंस है चाणक्य रक्षा संवाद 2024, जो अभी कहां पर संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में। तो 25 अक्टूबर को नई दिल्ली के मोनेकशा सेंटर में चाणक्य रक्षा संवाद का अनावरण हुआ है। यह भारतीय सेना द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का दूसरा संस्करण था। नीति निर्माता, रणनीतिक विचारधारकों, शिक्षाविदों, पूर्व सैनिकों, रक्षा कर्मियों को यह कार्यक्रम एक साथ लाया। भारत की रणनीतिक दिशाओं और विकासात्मक प्राथमिकता का विश्लेषण करने पर भी चर्चाएं केंद्रित। नेक्स्ट एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024। तो एशिया क्लीन एनर्जी समिट 22 से 24 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में आयोजित की गई थी। यह कार्यक्रम वार्षिक सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का एक मुख्य आधार है। इसने एशिया में स्वच्छ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाया है। शिखर सम्मेलन ने सतत ऊर्जा प्रथाओं और नवाचारों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। नेक्स्ट समिट एंड कॉन्फ्रेंस है भूपेंद्र पटेल ने 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है।
तो मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। 2024 में 25 से 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 2000 से अधिक पेशेवरों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। शहरी परिवहन समाज के मानकीकरण और अनुकूलन पर सम्मेलन केंद्रित था। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है अमिताभ चौधरी को आरबीआई द्वारा एक्सिस बैंक के एमडीओ सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो पहले भी एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी थे और दोबारा से अमिताभ चौधरी को एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इनका कार्यकाल 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2027 तक प्रभावी रहेगा। तो वे बैंक की वृद्धि और रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है टीवी नरेंद्र वर्ल्ड स्टील के अध्यक्ष चुने गए हैं और वे इस पद को संभालने वाले क्या बने हैं, दूसरे भारतीय बने हैं। तो थॉच विश्वनाथ नरेंद्रन टाटा स्टील के सीईओ एमडी को 2024-25 के कार्यकाल के लिए वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। वह न्यूकोर कॉर्पोरेशन के सीईओ लियोन टॉपलियन का स्थान लेंगे, जिन्होंने वर्ल्ड स्टील के अध्यक्ष के रूप में 23-24 में सेवा की है। टीवी नरेंद्र सांजन दिल्लर जेएसडब्ल्यू समूह के अध्यक्ष के बाद इस पद को संभालने वाले दूसरे भारतीय हैं। वह अन्य उद्योग नेताओं के साथ 17 सदस्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट आईआरएफसी विच इज भारतीय रेलवे वित्त आयोग ने मनोज कुमार दुबे को सीएमडी नियुक्त किया है। तो वे शैली वर्मा का स्थान लेंगे। मनोज कुमार दुबे पहले कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निर्देशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वे भारतीय रेलवे लेखा सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं और 2011 में रेलवे मंत्रालय स्तर पर उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है। क्लियर। तो ये थे 26 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिस पे हमने चर्चा की। नाउ एक बार क्विक समरी रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। शुरुआत की थी हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हमने देखा एनसीजीजी ने मालदीवियन सिविल सेवकों के लिए 34वां प्रशिक्षण पूरा किया। सेकेंड, हमने ईसी ने उज्बेकिस्तान के साथ चुनावी सहयोग पर हस्ताक्षर किए और हमने ईआईबी फंड देखा था जो सबर्न रेलवे के लिए बेंगलुरु को दिया गया है। नेशनल में हमने देखा था कि लाइव स्टॉक सेंसर हुआ है जानवरों का, जिसमें 200 करोड़ की लागत की उम्मीद है और स्कैम से बचो कैंपेन स्टार्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेटा ने। राज्य से हमने देखी थी कि पीएम मोदी जी ने वाराणसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और असम क्या कर रहा है अपने वेटलैंड्स को रिकवर। नेक्स्ट, उस्ताद अलाउद्दीन खां फेस्टिवल मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। बैंकिंग में हमने एनआईपीएफपी की भारतीय जीडीपी फोरकास्ट देखी। उसके साथ साथ मुद्रा बैंक से देखा कि उसने अपनी लिमिट 20 लाख कर दी है। सीबीडीटी डिपार्टमेंट से कुछ अमेंडमेंट्स हमने डिस्कस किए और उसके साथ साथ उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से देखा कि आरबीआई से मंजूरी मिल गई है विदेशी मुद्रा सेवाओं में। और कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने 5% हिस्सेदारी सरकार ने बेच दी है। रक्षा से हमने एनटीपीसी और भारतीय सेना ने सतत ऊर्जा के लिए लद्दाख में एक सहयोग किया है और उसके साथ साथ जीआरसी 7th एएसडब्ल्यू शिप अभय से रिलेटेड हमने पॉइंट्स देखे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने देखा एनवीडिया ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया मार्केट वैल्यू में। एयरबस ने अपने हेडक्वार्टर ट्रेनिंग सेंटर्स भारत में लॉन्च किए हैं और उसके साथ साथ हमने एमएनआरई के अप्रूवल देखे 3 पायलट प्रोजेक्ट के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उसके अलावा हमने ब्रिक राष्ट्रों से देखा कि 2022 से 45 तक कैंसरों की बढ़ने की उम्मीद है और आईईएन आईटी दिल्ली का एमओयू देखा एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेके। स्पोर्ट्स में हमने देखा था कि WR चेस मास्टर चैंपियनशिप अर्जुन ने जीती है। इंपॉर्टेंट डेज में विश्व दृश्य श्रव्य धरोहर दिवाली 2024, उसके साथ साथ विश्व खाद्य दिवस। रैंक एंड रिपोर्ट से हमने आईएमएफ की जीडीपी फोरकास्ट देखी भारत के लिए। अवार्ड से हमने देखा सखारव प्राइज और सबमिट में हमने चाणक्य डिफेंस डायलॉग देखा जिसको दिल्ली में आयोजित किया गया है। शिखर और सम्मेलन से एशिया क्लीन एनर्जी समिट, उसके साथ साथ भूपेंद्र पटेल ने 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। नियुक्ति से 3 पॉइंट देखे हमने। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया है। टीवी नरेंद्र को वर्ल्ड स्टील्स के अध्यक्ष चुना गया है और आईआरएफसी ने मनोज कुमार दुबे को अपना सीएमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो ये थे 26 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिस पर हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।